गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज व्यवस्था के परंपरागत या आधारभूत लक्षण। तो बच्चों, भारतीय समाज व्यवस्था के परंपरागत या आधारभूत लक्षण बहुत से प्रकार के हैं, जो कि मैं निम्नलिखित रूप से आप सबों को बताने जा रही हूँ। पहला है वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था। भारतीय समाज व सामाजिक संगठन की केंद्रीय धुरी वर्ण व्यवस्था है और इसलिए परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक वर्ण व्यवस्था को न समझ लिया जाए। सामाजिक संगठन या व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियाशील करने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन उचित ढंग से हो। उचित रूप से श्रम विभाजन व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव, गुण और प्रवृत्ति के आधार पर ही संभव है। जैसा कि आस्काचार्य ने वर्ण शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति वर्ण अथवा चुनाव करने का अर्थ देने वाले व्री धातु से हुई है, अर्थात वर्ण वह है जिसे व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित विवरण के अनुसार विश्व पुरुष के ब्रह्मा के शरीर के चार अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। उस प्रभु ने मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। मनुस्मृति में पुरुष सूक्त आदि में विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों या कर्म धर्म का भी उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण को समाज का मस्तिष्क माना गया है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वितरण ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है। क्षत्रिय को समाज रूपी पुरुष की भुजा अर्थात शक्ति व संरक्षण का प्रतीक माना गया है। इसलिए शासन तथा सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रिय पर ही है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य के कार्य पशुओं को पालन तथा उसकी रक्षा करना, दान, अध्ययन, यज्ञ, वाणिज्य तथा कृषि है। शूद्रों को समाज रूपी पुरुष का चरण जाना गया है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का कार्य द्विज वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य की सेवा करना है। दूसरे में है कर्म के सिद्धांत, जीवन का आदर्श। मानव व सामाजिक संगठन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता का आधार कर्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य कर्म कार्य करना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने भाग्य पर भरोसा रखकर अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। साथ ही मनुष्य का भाग्य भी उसके कर्मों के संदर्भ में ही निर्मित होता है। और भी स्पष्ट शब्दों में, जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसका भाग्य भी उसी प्रकार का निर्धारित होता है। इस रूप में अच्छे कर्मों को करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। कर्म के सिद्धांत की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को कर्म भी फल की इच्छा के संदर्भ में नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य तो कर्म करने का है, फल प्रदान करना तो ईश्वर का कार्य है। यही कर्मवाद है जिस पर संपूर्ण भारतीय समाज आधारित है। तीसरे में है आश्रम व्यवस्था पर आधारित जीवन चक्र। भारतीयों ने अपने सामाजिक संगठन या व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के महत्व को पूर्णतया स्वीकार किया है। यह माना गया है कि समाज में सुव्यवस्था व संगठन तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति के जीवन को संगठित व व्यवस्थित नहीं किया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की जीवन व्यवस्था को नियोजित किया जाए। आश्रम व्यवस्था इसी नियोजन का एक व्यवहारिक रूप है।
हिंदू दर्शन के अनुसार वही जीवन व्यक्तिपूर्ण व सार्थक है जिसमें बौद्धिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए समान व संतुलित अवसर प्राप्त हो। चौथे में संयुक्त परिवार की परंपरा। भारतीय समाज व सामाजिक संगठन का एक अन्य आधार संयुक्त परिवार है। ऋग वैदिक काल से ही सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में संयुक्त परिवार को भारतवासियों ने स्वीकार किया था। परंपरागत रूप में पति और पत्नी के अतिरिक्त परिवार में माता पिता, भ्राता भगिनी, पुत्र पुत्री, बहू व अन्य नाते रिश्तेदार भी रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक ही मकान में रहते हैं, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं तथा सम्मिलित संपत्ति का उपयोग सब मिलकर करते हैं। परिवार का स्वामी या कर्ता कोई वयोवृद्ध सदस्य या बहुधा पिता होता है जो परिवार के अन्य सदस्यों पर नियंत्रण करता हुआ परिवार की संपत्ति की देखभाल करता है। पांचवें में है जाति प्रथा पर आधारित सामाजिक विभाजन। भारतीय समाज व सामाजिक संगठन की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता या आधार जाति प्रथा है। कहा जाता है कि भारत की हवा तक में जाति प्रथा का प्रभाव है और इसलिए इस प्रभाव से इस देश का कोई भी समूह या समुदाय अपने को पूर्णतः विमुक्त नहीं कर पाता है। जाति प्रथा का आदि रूप वर्ण व्यवस्था है जिसके अनुसार समाज मोटे तौर पर 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा हुआ था। प्रारंभ में इस वर्ण विभाजन का आधार कर्म और श्रम था, पर धीरे धीरे यह आधार पूर्णतः जन्म ही हो गया और साथ ही प्रत्येक जाति स्वयं अनेक उपजातियों में बंट गई है। फलतः आज भारत में 3000 के लगभग जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। यह जाति तथा भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करके भोजन, विवाह व सामाजिक सहवास के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है और इस प्रकार मनुष्य पर जन्म से लेकर मृत्यु तक नियंत्रण रखती है। यद्यपि आज इसके परंपरागत रूप में महान परिवर्तन हो रहे हैं। छठे में है विवाह का धार्मिक स्वरूप। भारतीय समाज व सामाजिक संगठन के एक प्रमुख आधार के रूप में विवाह संस्था का महत्व अत्यधिक है। मनु ने स्वीकार किया है कि जैसे सब जीव जंतु वायु के सहारे जीते हैं, वैसे ही सब प्राणी गृहस्थ आश्रम से जीवन धारण करते हैं। जैसे सब नदी समुद्र में जाकर स्थिर हो जाते हैं, वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ से ही स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी को सहायता से जीवित हैं। हिंदू विवाह इसी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पाने का साधन है। हिंदू मान्यता के अनुसार विवाह का विधान ईश्वरीय इच्छा का फल है। कौन किसका पति या पत्नी होगी, इसका निर्धारण स्वयं भगवान करते हैं। यथा विवाह की प्रकृति सनातन है। मनु स्मृति में कहा गया है कि सृजन की इच्छा से स्वयं विराट पुरुष ने अपने को नर एवं नारी 2 भागों में विभाजित किया, अतः इनका मिलन स्वाभाविक है और विवाह के द्वारा ही वह मिलन संभव होता है। साथ ही इस मिलन के बिना न तो स्त्री पूर्ण है और न ही पुरुष परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है कि पत्नी निश्चय ही पति का आधा अंश है। यथा जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता, संतान नहीं उत्पन्न करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता, किंतु जब तक पत्नी उपलब्ध करता है, संतति प्राप्त करता है, तो वह पूर्ण बन जाता है। वेदों का आदेश है कि स्त्री एवं पुरुष के सहयोग से वेद समस्त नियमों का पालन किया जाना चाहिए। विवाह एक और काम आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और दूसरी ओर पुत्रोत्पत्ति के द्वारा पितृऋण के उत्तीर्ण करता है। विवाह की आवश्यकता हिंदू के लिए इसलिए भी है कि कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ तथा पूजन बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माना जाता है। 7वें में है राजनीतिक आधार के रूप में गांव पंचायत। भारत गांवों का विशाल देश है।
और इसमें प्रत्येक ग्रामीण समुदाय की सामाजिक व्यवस्था के 3 बड़े आधार हैं: जाति प्रथा, संयुक्त परिवार और गांव पंचायत। भारत में गांव पंचायत ग्रामीण गणतंत्र के रूप में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और भारतीय ग्रामीण जीवन में उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव ही उसकी इकाई है। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था और ग्रामीण शासन प्रबंध, शांति और सुरक्षा की एकमात्र संस्था पंचायत ही होती थी। 8वें में है धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज व सामाजिक संगठनों या व्यवस्थाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें जीवन के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा न करते हुए धार्मिक जीवन की प्रधानता रही है। वस्तुतः प्राचीन काल में भारतीय जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में धर्म का प्राबल्य था और सभी पर उसकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। कुछ उदाहरणों द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। पंचायत के संबंध में यह कहा जा सकता था कि पंच परमेश्वर होता है, अर्थात पंच के निर्णयों में भी धर्म भाव छिपा हुआ है। हिंदू विवाह को तो एक धार्मिक संस्कार माना ही जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि विवाह में वर वधू का चुनाव भगवान के द्वारा ही होता है। जैसा कि अभी भी लोग कहते हैं कि पति पत्नी का जोड़ा भगवान के ही दिया हुआ जोड़ा है, वह हमारे और किसी और के कहने से नहीं मिलता। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। उदाहरण के लिए है, परंपरागत रूप में चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः ब्रह्मा के मुख, बाहु, जांघ तथा पैर से मानी जाती है। चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अन्य धर्म की प्रधानता हर जगह देखने को मिलती है। अब है साम्य और स्वतंत्रता। 9वें में साम्य और स्वतंत्रता। कुछ विद्वानों का कथन है कि भारतीय समाज के नियम और निर्देश एक पक्षीय हैं, विशेषकर स्त्रियों पर अनेक निरुक्ताओं को लादकर उसके समस्त विकास को रोक दिया गया है। परंतु वास्तव में इतना कहना है कि भारतीय दृष्टिकोण से साम्य व स्वतंत्रता का अर्थ ही कुछ भी नहीं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के शब्दों में भारतीयों की मूलभूत धारणा यह है कि सच्चरित्र व्यक्तियों के बिना समाज अच्छा नहीं हो सकता। उत्कृष्ट समाज रचना के लिए अच्छे राज नियम बनाने या उत्कृष्ट समाज रचना के लिए अच्छे राज नियम बनाने या व्यक्ति के अधिकारों की व्यवस्था करने की उपेक्षा, उदात्त भावनाओं, स्वाभाविक स्नेह सूत्रों और नीति का प्रसार अधिक आवश्यक है। हार्दिक एवं निश्चल प्रेम भाव या कृत्रिम निस्वार्थ सहकारिता और आंतरिक दृढ़ता भारत स्वतंत्रता होने पर भी हर जगह श्रृंखलाओं से बद्धबंदी है। भारतीय दृष्टि मानव को भौतिक वासनाओं के अधीन और मनुष्य द्वारा रचित व्यवस्थाओं से जकड़ा हुआ नहीं मानती। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तो हम भी समझते हैं, किंतु जन्म से ही जो उत्तरदायित्व और कर्तव्य हमारे ऊपर आ पड़े हैं उनका समुचित निर्वाह करने के बाद ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। 10वें में है अनेकता में एकता। भारत में विभिन्न समूह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी आदि निवास करते हैं, जिनकी अपनी भाषा, अपना रहन सहन, अपने रीति रिवाज, अपने आचार विचार, अपना धर्म तथा अपने आदर्श हैं। इस अर्थ में भारत विभिन्नताओं का एक लघु महाद्वीप है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के शब्दों में भारत विभिन्न प्रकार के संप्रदायों, रीति रिवाजों, धर्म, संस्कृतियों, विश्वास, भाषाओं, जातियों तथा सामाजिक व्यवस्था का एक संग्रहालय है। परंतु इस बाह्य विभिन्नताओं के होते हुए भी भारतीय सामाजिक संगठन में अंतर्निहित मौलिक एकता का समानता को भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। स्मिथ ने लिखा है, भारत की भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता है। फिर भी उस एकता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे भारतवर्ष में मौलिक धार्मिक एकता देखने को मिलती है। विष्णु तथा शिव की उपासना संपूर्ण भारत में प्रचलित है। राम तथा कृष्ण की गाथा का गुणगान संपूर्ण भारत में किया जाता है।
अनेक ऐसे रीति रिवाज, रूढ़ियाँ तथा परंपराएं हैं जो संपूर्ण भारत में एक सी हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा सर्वत्र प्रचलित है। विवाहों में कुछ न कुछ धार्मिक तत्व संपूर्ण भारत में देखने को मिलते हैं। यानी कि इतने सारे विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की कुछ अपनी दार्शनिक या परंपरात्मक विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय समाज की कुछ अपनी दार्शनिक या परंपरात्मक आधार व विशेषताएं हैं और संसार में अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उनका आदर है। इतना ही नहीं, इन्हीं विशेषताओं के कारण ही इस समाज ने विदेश के असंख्य प्रख्यात विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिन्होंने इसके विषय में गहन अध्ययन व विश्लेषण किया है और यह प्रमाणित किया गया है कि जो भारतीय संस्थाओं को कपोल कल्पित पौराणिक कथाओं, अंधविश्वासों, धार्मिक संकीर्णताओं, रूढ़ियों, अस्पृश्यता, अत्युक्ति और आडंबरों का यह अद्भुत मिश्रण मानते या कहते हैं, वे न तो भारतीय आत्मा को जानते हैं और न ही भारतीय संस्कृति के अर्थात स्वरूप को पहचानते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने भारतीयों के दार्शनिक मन के विषय में उचित ही लिखा है कि वह मन उदार, सहिष्णु, नूतन भाव का जागरूकता से स्वागत करने वाला है। उस मन को समझे बिना भारत को नहीं समझा जा सकता है। धन्यवाद।